हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूं। मेरी प्यारी सिस्टर, अगर आपको भी बिहार में एएनएम की नौकरी लेनी है तो विलंब मत करिए, इधर उधर मत देखिए, डायरेक्ट पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि बीटीएससी एएनएम की अब नौकरी की तैयारी करनी होगी, क्योंकि अब परीक्षा देकर के आपकी नौकरी होने वाली है। इसी बीच हम आपके लिए छठा क्लास लेकर के आ चुके हैं जीके सामान्य ज्ञान का। वीवीआई क्वेश्चंस कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। साथ ही मेरी प्यारी सिस्टर, सभी सब्जेक्टों के लिए क्लास भी शुरू कर चुके हैं। अगर आपको बेहतरीन क्लास करनी है ऑल सब्जेक्ट का तो विलंब मत करिए। आपके लिए मैंने लेकर आया हूं बीटीएससी एएनएम की तैयारी के लिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी लेने के लिए सफलता बैच एएनएम का। अब ये बैच आपको फास्ट इन्फॉर्मेशन, ये जो ऐप आप लोग देख रहे हैं, इस ऐप पे हम पढ़ा रहे हैं। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे मेरा ये मोबाइल नंबर 8789694229। मोबाइल नंबर आप लोग नोट यहाँ से कर लीजिए। मैं आपको यहाँ से फ्रेश में लिखा देता हूँ 8789694229। इस नंबर पर आप लोग कॉल करके क्लास के बारे में पूरी जानकारी ले सकती हो। और क्लास आज से पहला बैच शुरू हो रहा है, सेकेंड बैच आज से एक साथ आज से सेकेंड बैच शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल रूप से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकती हो और बेहतरीन तरीक़ा से क्लास कर सकती हो। क्लास कराने के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी का क्लास दिए जाएंगे, फुल थ्योरी का क्लास दिए जाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इस तरह से बेहतरीन क्लास आप लोग को इसके माध्यम से मिलने वाला है। चलिए, ऑल सब्जेक्ट का क्लास भी हम लोग आपको देंगे। एएनएम ऑल सब्जेक्ट का, मैथ का, जीके का, रीजनिंग का, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट का ऑल क्लास मिलेंगे। अब सिर्फ 999 में आपको ये पूरी बैच आपको मिलने वाली है। तो चलिए जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से फुल डिटेल्स में पढ़िए। साथ ही यूट्यूब पर भी हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट वहाँ पर नहीं पढ़ पा रही हो तो यहाँ पर भी आप लोग को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आप लोग ज्वाइन करिए इस सफलता बैच को, पेड क्लास को बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए। और आज जो हम लोग जीके का छठा क्लास लेकर के आए हैं वीवीआई क्वेश्चंस, तो आज की इस क्लास में जीके की क्लास को हम लोग बेहतरीन तरीका से देखते हैं। आज के क्लास का मेरा जो पहला क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ से शुरू होंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन से शुरू होंगे। क्वेश्चन है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अब अकबर जो थे वो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिए थे। ये कितने ईस्वी में मिलाए थे? इसका आंसर आप लोग को करना है। ऑप्शन है 1576 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में, 1590 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में। तो अकबर जो बंगाल और बिहार दोनों को मिला करके मुगल साम्राज्य में जो मिला दिया था, ये 1576 ईस्वी में मिलाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1576। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, क्योंकि आप लोग बिहार एएनएम की एग्जाम दोगी तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। कांग्रेस, ये कांग्रेस का जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी, तो ये कांग्रेस पार्टी के गठन का हुआ था, कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी के गठन की बात करेंगे तो 1885 ईस्वी में ही हो गया था। और इसका जो यहाँ पर करने वाले थे स्थापना, ये ओ ह्यूम था, ओ ह्यूम है ना, ओ ह्यूम यहाँ पर याद रखेंगे, ओ ए ह्यूम था इसका स्थापना करने वाला 1885 में कांग्रेस पार्टी का। तो ये यहाँ पर याद रखेंगे। अब क्वेश्चंस है, बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है मोहम्मद यूनिस, श्री कृष्ण सिंह, महामाया प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो बिहार में सबसे पहले कांग्रेसी मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुए थे। अब यहाँ पर बात करेंगे इसके नेतृत्व में, तो आपको मैं बता दूं बिहार की प्रथम सीएम, बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही थे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अब इसके ये मुख्यमंत्री थे सबसे पहले, तो यही तो मंत्रिमंडल का गठन करेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वही मंत्रिमंडल का गठन भी करते हैं। उन्हीं के द्वारा मंत्रिमंडल में किनको किनको मंत्री बना के रखना है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही मेन रूप से वहाँ पर होते हैं। तो यही थे, तो यही इसी के माध्यम से, इसी के नेतृत्व में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ पर किए गए थे। अब यहाँ पर आप लोग 1-2 पॉइंट और याद रखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही थे, है ना, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति,
है ना। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, इनको भी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है देख लेते हैं। इसका क्वेश्चंस का नेक्स्ट क्वेश्चंस 5 नंबर पे। 5 नंबर पे क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में, प्रथम बार जो अधिवेशन हुआ था, प्रथम बार जो बैठक हुए थे, उसमें सदस्यों की संख्या कितने थे। तो आंसर क्या क्या है, 72 है, 76 है, 82 है, 52 है। तो चलिए जब बताइए जल्दी से। तो भारत में जब राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो उसमें अगर सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 72 थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, 72। टोटल कितने थे, 72। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है ज्योग्राफी से। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग नहीं है वो बताना है। यहाँ पर है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो अगर यहाँ पर बात करेंगे सौरमंडल के भाग नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर निहारिका होगा। बाकी का मैं बात कर लेता हूँ। तो बाकी का यहाँ पर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है। ये ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितना है, 8 है। और ये ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये तो इनका भाग हो ही गए। धूमकेतु ग्रह से रिलेटेड ही होता है, क्षुद्र ग्रह ये भी सौरमंडल का भाग होते हैं। तो ये तीनों का तीनों सौरमंडल का भाग होते हैं। बाकी पूछ रहे हैं कि नहीं होते हैं, तो निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद हम लोग रखेंगे, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा समझना है, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा। यहाँ पर क्या समझने वाली बात है, तो सबसे पहले मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान जब बनना शुरू हुआ था तो उस टाइम में अलग अलग समिति बनाया गया था और प्रत्येक समिति का कार्य अलग अलग था, ठीक है। इसी बीच कुछ समिति का नाम यहाँ पर दिया गया है, जैसे गोपाल समिति, स्वर्ण सिंह समिति, सरकारिया समिति, कृष्ण सिंह समिति। अब इन चारों समिति में से आपको बताना है कि मूल कर्तव्यों को किस समिति के माध्यम से, किस समिति के अंदर शामिल किया गया था। तो अगर आप लोग इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर की बात करेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। चलिए कुछ बात और भी जानकारी हम लोग यहाँ से प्राप्त करते हैं। आपको बता दूं, मूल रूप से आप लोग कॉपी पर नोट भी कर लीजिएगा। मूल रूप से शुरुआत में 10 ही मूल कर्तव्य था। मूल कर्तव्यों की संख्या शुरुआत में मूल रूप से 10 ही था। और बाद में क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन जब हुआ, यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन, आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 ईस्वी में, तब मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़ा करके 11 कर दिया गया। एक संख्या को बढ़ा दिया गया और यहाँ पर 11 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अब मूल कर्तव्यों को जो रखा गया है वो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया, 51 का ए में रखा गया। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। 51 का ए अनुच्छेद ये मैंने आपको लिखाया हूँ, अनुच्छेद 51 का ए यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 51 का ए याद रखेंगे। अब भाग देख लीजिए, भाग किस भाग में रखा गया, तो भाग की बात करोगे तो भाग 4 में रखा गया, भाग 4 में। तो ये सारे का सारे पॉइंट यहाँ से आप लोग जल्दी से जल्दी कॉपी पर नोट करते जाएंगे। यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ को क्लियर किया हूँ और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मूल कर्तव्यों की संख्या पहले शुरुआत में 10 ही था। और ये स्वर्ण सिंह समिति, जो बी नंबर ऑप्शन है, स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से शामिल किया गया था। 86वां संविधान संशोधन जब हुआ 2002 ईस्वी में, तो कहा एक और मूल कर्तव्य को शामिल कर दीजिए। तो टोटल कितना हो गया, 11 हो गया। और अनुच्छेद 51 के ए में ये मूल कर्तव्य को रखा गया है। और यहाँ पर बात करेंगे तो भाग 4 में इसको शामिल किए गए। तो ये सभी का सभी पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दामोदर नदी निकलती है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपको बताना है दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। जल्दी से आप लोग को अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बता दीजिए, नहीं है तो आप लोग ध्यान से समझिए। दामोदर नदी
कहाँ से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दामोदर नदी ऑप्शन है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सामेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो आंसर आपको बताना है कि निम्नलिखित में दामोदर नदी निकलती है कहाँ से, है ना। जल्दी से आप लोग को आंसर करके बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर छोटा नागपुर के पठार होगा। छोटा नागपुर के पठार से ये दामोदर नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं छोटा नागपुर के पठार के बारे में। छोटा नागपुर देखिए भारत के पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा सा भारत का नक्शा मैं यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जो हम लोग का भारत बनते हैं ना, तो यहाँ पर जो पूर्वी क्षेत्र है, आप लोग समझ जाइएगा, भारत का नक्शा में जो पूर्वी क्षेत्र है, इसी पूर्वी क्षेत्र में ये छोटा नागपुर का पठार पड़ते हैं। अब छोटा नागपुर का पठार भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ते हैं, तो इसके अंदर में कौन कौन सा राज्य मेन रूप से इसको छूता है, किस किस राज्य में इसका हिस्सा है छोटा नागपुर के पठार का, तो उसका बात कर लेते हैं। इसकी बात करिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड की बात करेंगे तो अधिकतम हिस्सा झारखंड राज्य में ये छोटा नागपुर पठार का पड़ता है। उसके बाद बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, अपना बिहार। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, यहाँ पर बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़। तो ये सारे जो स्टेट है, इन सभी स्टेटों में मूल रूप से छोटा नागपुर का पठार जो है इसका हिस्सा इन सभी राज्यों को छूते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रूप से याद रखिएगा, क्योंकि बिहार भी अपना एक राज्य है और इस राज्य को भी यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार छूते हैं। झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये मूल रूप से इस राज्यों को छूते हैं छोटा नागपुर के पठार, और छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलते हैं। इनको याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पर एक दो पॉइंट और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। इसके पूरब में छोटा नागपुर के पूर्वी में आप लोग नोट भी करते जाइएगा, जो पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। छोटा नागपुर के पूरब में सिंधु गंगा का मैदान है, सिंधु गंगा का, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नोट भी करिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंधु गंगा का यहाँ पर अच्छा से लिख देता हूँ, चलिए, सिंधु गंगा का, ठीक है। सिंधु गंगा का मैदान है, किसका, तो सिंधु और गंगा का मैदान यहाँ पर लिखेंगे। पूर्वी भाग में सिंधु गंगा की मैदान, ठीक है। सिंधु गंगा की मैदान आप लोग यहाँ से नोट करेंगे, ठीक है, सिंधु गंगा की मैदान। उसके बाद यहाँ पर एक और बात करेंगे, दक्षिण में महानदी है, दक्षिण में यहाँ पर बात करेगा, दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में महानदी, ठीक है। दक्षिण में बात करेंगे यहाँ से तो दक्षिण में क्या है, महानदी आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, महानदी। ये सभी का सभी पॉइंट आप लोग लिखेंगे। पूर्व में सिंधु गंगा के मैदान, दक्षिण में महानदी है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और छोटा नागपुर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ राज्य के हिस्सों में ये इनको छूते हैं, इसे याद रखेंगे। अब इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल देखेंगे छोटा नागपुर का, तो छोटा नागपुर का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर 65,000 वर्ग किलोमीटर है, 65,000 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर इन सभी पॉइंटों को आप लोग कॉपी पर नोट भी करेंगे और आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन बायोलॉजी से है। मनुष्य का शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। क्वेश्चन है मनुष्य का, मैं पढ़ देता हूँ, मनुष्य का शरीर की तापक्रम नियंत्रित करता है। हम लोग का जो बॉडी है ना मनुष्य, इनके शरीर का जो टेम्परेचर है ना उसको नियंत्रण कौन करते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सिलेबस, उसके बाद मेडुला। चलिए बताइए, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर तापक्रम नियंत्रित करते हैं कौन इसमें से टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन करते हैं, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद हम लोग को रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बिहार से रिलेटेड है, चूँकि सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ, बिहार वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील थे। अब देखिए, बिहार का जो क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस, उनका वकील कौन थे, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड का इंतजार करते हैं आप लोगों के कमेंट का। चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। तो खुदीराम बोस का जो वकील थे, वो वकील कौन थे,
तो कालिदास बसु। कौन थे? कालिदास बसु थे। कौन? कालिदास बसु थे। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखें कि खुदीराम बोस के वकील। अब चलिए खुदीराम बोस की बात हुआ तो खुदीराम बोस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्रांतिकारी युवा नेता रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे तो खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर, याद रखेंगे 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। इसे याद यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 3 दिसंबर 1889 के यहाँ पर याद रखेंगे। बिहार के क्रांतिकारी नेता थे खुदीराम बोस और इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल में हुआ था। अब जब जन्म हो गया तो मृत्यु का भी थोड़ा सा नोट याद करेंगे। मृत्यु का याद रखेंगे तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को याद रखेंगे। और इस एज में बात करेगा तो सिर्फ 18 वर्ष की उम्र था। 18 वर्ष की उम्र। आप लोग खुद ही समझ लीजिए कि 3 दिसंबर 1889 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ और मृत्यु है ना, मृत्यु इनका हो जाता है 11 अगस्त 1908 ईस्वी का। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएंगे पूरे का पूरे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18 वर्ष की आयु में, है ना, 18 वर्ष की आयु में लगभग इनका मृत्यु हो गए थे। अब खुदीराम बोस का जो मृत्यु हुआ था वो मृत्यु का वजह क्या था? तो फांसी दिया गया था। क्या दिया गया था? फांसी दिया गया था इनके मृत्यु के। और ये मृत्यु किन वजह से दिए गए? तो वजह इनका मेन था फांसी चढ़ाने का कि जो अभी मुजफ्फरपुर है, हम लोग जो देख रहे हैं, जो अभी बिहार में ही मुजफ्फरपुर है। पहले क्या होता था कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। पहले ये मुजफ्फरपुर बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे। तो उस बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे और ये मुजफ्फरपुर में ये बम के गोला फेंकने के जो बम का गोला फेंक दिया गया था, ज़्यादा उग्रवादी कर रहे थे, इसी को लेकर के इन्हें फांसी की सज़ा दे दिए गए हैं सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में। तो सबसे युवा क्रांतिकारी नेता जिनको यहाँ पर फांसी का सज़ा दिया गया है खुदीराम बोस है। इन्हें आप लोग याद रखेंगे सबसे युवा क्रांतिकारी नेता के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किसका कथन है? यहाँ पर बताएंगे कौन बोले हैं कि मानव को सेवा करना ही मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यानी मानव का सेवा कर लिए तो समझिए कि ईश्वर का सेवा कर लिए। ये कथन किसका है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। अगर आप लोग को याद होगा तो आप अपना कमेंट जरूर से ज़रूर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जल्दी से बताइए, मानव सेवा ईश्वर सेवा है, किसका कथन है? तो मानव सेवा ईश्वर का सेवा है, मनुष्य का सेवा मतलब ईश्वर का सेवा। ये कथन रामकृष्ण परमहंस का है। रामकृष्ण परमहंस का है। ऑप्शन नंबर डी फटाफट आप लोग जल्दी से नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर में सुनहरी क्रांति संबंधित है। अब सुनहरी क्रांति संबंधित है किससे? क्रांति वाला क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग को बताना है सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति का यहाँ पर किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है फूल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, फल उत्पादन से। जल्दी से बताइए। तो सुनहरी क्रांति के यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। चलिए अब यहाँ पर सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन से संबंधित है ही। अब बाकी का जो 3 क्रांति है ये किससे संबंधित है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो फूल उत्पादन का बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले फूल उत्पादन क्रांति का अगर हम लोग बात करते हैं तो फूल उत्पादन क्रांति जो है ये पुष्प उत्पादन से ही है, इसी के नाम पर रखा गया है पुष्प उत्पादन। ठीक है, पुष्प उत्पादन क्रांति से ये रिलेटेड है, यहाँ पर याद रखेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति से, इसे याद रखेंगे। उर्वरक उत्पादन का भूरी क्रांति, उर्वरक का याद रखेंगे भूरी क्रांति से। और अंडा उत्पादन के रखेंगे रजत क्रांति। तो यहाँ पर चारों का चारों हम आपको बता दिए हैं। फूल उत्पादन, पुष्प उत्पादन इसके नाम पर ही है। उर्वरक उत्पादन जो है भूरी क्रांति से रिलेटेड है। अंडा उत्पादन रजत क्रांति
और फल उत्पादन जो है ये आपको सुनहरी क्रांति से संबंधित है। तो ये चारों के चारों क्रांति आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी क्रांति मूल रूप से पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं पीली क्रांति, तो पीली क्रांति ये जो ये तिलहन से रिलेटेड है। उसके बाद बात करेगा कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे आलू तो गोल क्रांति से बात करेगा तो आलू उत्पादन है। तो इस तरह से क्रांति चला था जिसके माध्यम से उसको संबंधित किया गया है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे है सुनहरी क्रांति तो फल उत्पादन से, अंडा रजत उत्पादन से, उर्वरक यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं भूरी क्रांति से। तो ये सभी का क्रांति आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है देख लेते हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन का सिद्धांत किसने किया था? जल्दी से आंसर आप लोग को याद है तो बता दीजिए जल्दी से। 16 नंबर क्वेश्चन का तो निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, किस अभिलेख में? अभिलेख क्या होता है? अभिलेख क्या होता है? एक किताब होता है जिसमें सारी बातें लिखे होते हैं। पहले के ज़माने में अभिलेख होते थे। यही कहता है कि किस अभिलेख में, किस किताब में, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? किस अभिलेख में बताया अशोक ने कि मगध का स्वयं का राजा बता दिया है? किस अभिलेख के अंतर्गत? तो बताइए जल्दी से। मास्क की लघु शिलालेख में, कीन स्तंभ में, छोटा अभिलेख में या प्राभु अभिलेख में? जल्दी से बताइए ये अभिलेख। तो 17 नंबर की बात करेंगे तो भाब्रू अभिलेख याद रखेंगे। भाब्रू अभिलेख में बताए हैं अशोक, वो खुद बताए हैं कि मैं खुद मगध का सम्राट हूँ, मगध का राजा मैं खुद हूँ। ये भाब्रू अभिलेख में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद प्रोफेसर अब्दुल बारी। जल्दी से बताइए। तो 19 नंबर क्वेश्चंस के आंसर की बात करेंगे तो प्रोफेसर अब्दुल बारी ये जो है खुद को व्यक्तिगत पर्सनली सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। प्रथम सबसे पहले सत्याग्रह के जो सबसे लड़ने वाले व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखेंगे। एक क्वेश्चंस और करते हैं तब आप लोग अपने अपने घर चले जाइएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है? नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं? अब यहाँ पर आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग अगर याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। भारत के नक्शा का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत का नक्शा का थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ भारत का नक्शा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस तरह से है, इस तरह से भारत के नक्शा है, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है? बिहार है। यहाँ पर हम लोग का क्या है? यहाँ पर हम लोग का बिहार है, इधर बिहार है, बाकी इधर क्या है? नेपाल है। इधर क्या है? नेपाल है, नेपाल। यहाँ पर क्या है? बिहार है। तो यहाँ पर बताना है आपको बिहार के कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं, जिला की संख्या पूछ रहा है, कितने जिले हैं जो नेपाल देश को छूते हैं। तो बताना है जल्दी से कौन कौन से यहाँ पर कितने जिले हैं नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो अगर यहाँ पर आप लोग बात करिएगा तो इस क्वेश्चंस का आंसर टोटल 7 हो जाएगा। कितने जिले? 7। कौन कौन से जिला होगा? जल्दी से अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। मधुबनी, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मधुबनी। सीतामढ़ी, कौन सा? सीतामढ़ी यहाँ पर सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी। उसके बाद यहाँ पर बात करिएगा तो मोतिहारी, कौन सा? मोतिहारी। उसके बाद यहाँ पर बात करेगा तो सुपौल यहाँ पर बात करेंगे तो सुपौल। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग बात करेगा तो किशनगंज। 1 2 3 4 5 हो गया। और दो जिला और आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद नहीं आ रही है, वो दो जिला भी आप लोग एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को संख्या याद रखनी है। संख्या कितना है? 7 आप लोग को याद रखनी है। 7 जिला ऐसे हैं बिहार राज्य के
जो डायरेक्ट नेपाल को छूती है। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आप सभी को तो याद ही होंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू हम लोग को याद रखनी है। साथियों, आज की इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस रहने देते हैं। आप लोग को कैसा लगा आज की वीडियो, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके लिए इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस का क्लास हम बैक टू बैक लगातार लाते रहेंगे। आप लोग देख पा रही होगी, कभी मैथ का, कभी जीके का, कभी फिजिक्स का, इस तरह से सारे क्लासेज अब आप लोग को चलेंगे। कल मिडवाइफरी का भी हुआ था। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है ना, तो लगातार पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मोबाइल नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मोबाइल नंबर पर कॉल करके अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहती हो तो पेड बैच ज्वाइन करिए, जो आज से शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ पर नंबर गलत हो गया, हाँ 8789694229, इस बैच, इस पर फ़ोन करके नया बैच शुरू है उसको ज्वाइन करिए। और इससे भी अच्छी तरीके आप लोग को कराए जाएंगे। सिर्फ 999 रुपये आप लोग को पेड करनी है। सेकेंड बैच चालू हो चुकी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। कल आपके लिए बेहतरीन क्लास लेकर के एकदम फुल डिटेल्स में बताने के लिए एक बार पुनः आपके बीच प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू, जय हिंद मेरी प्यारी सिस्टर, बाय।